तो वही स्टूडेंट्स, जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने कुछ क्वेरीज देखी थी कूलॉम लॉ से रिलेटेड। इस वाले लेक्चर के अंदर अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, एक टॉपिक देखेंगे और टॉपिक के साथ कुछ और क्वेरीज हैं कूलॉम लॉ की, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक क्वेरी ले रहा हूँ मैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे और फिर कुछ और क्वेरीज लेंगे इस लेक्चर में। तो जो अपनी फर्स्ट क्वेरी है वो क्या कह रही है मेरे से, वो फर्स्ट क्वेरी के अंदर मेरे से पूछ रहा है कि देयर आर द चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल क्यू। एक चार्ज है मेरे पास, मैग्नीट्यूड उसका कैपिटल क्यू है, उसको मैंने डिवाइड किया है टू पार्ट्स के अंदर, है ना। एक चार्ज है मेरे पास, कौन सा चार्ज है मेरे पास, कैपिटल क्यू चार्ज है, उसको मैंने डिवाइड किया है। कैसे डिवाइड किया है कि एक पार्ट तो है स्मॉल क्यू और सेकेंड वाला पार्ट है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, तो एक तो पार्ट है इसमें स्मॉल क्यू, तो देखो कैपिटल क्यू में से एक पोर्शन मैंने ब्रेक कर लिया, स्मॉल क्यू बना दिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि बचा हुआ पोर्शन कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू ही होगा। ठीक है, ये इस चार्ज में से मैंने ये दो पोर्शन किए हैं, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। अब क्या करना है मेरे को आगे, अब ये पोर्शन मैंने इस तरह किए हैं कि सच दैट द टू पार्ट्स एक्सर्ट मैक्सिमम फोर्स। ये दोनों जो चार्जेस हैं ना, ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों जो पार्ट्स हैं जो मैंने ब्रेक किए हैं कैपिटल क्यू से, ये दोनों एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चार्ज है तो कूलॉम फोर्स लगाएंगे, तो इन दोनों के बीच में जो कूलॉम फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मैक्सिमम कूलॉम फोर्स है। कैलकुलेट द रेशियो कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल क्यू, ये मेरे को कैलकुलेट करना है। किस किसका रेशियो, कैपिटल क्यू का किसके साथ, स्मॉल क्यू के साथ। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो ये बात अपन समझें कि इसमें मेरे को एक टर्म दे रहा है। क्या टर्म दे रहा है, ये मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या, और मैक्सिमम फोर्स कैसे निकालेंगे। मैक्सिमम फोर्स निकालेंगे, लास्ट ईयर 11th क्लास में अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था डिफरेंशिएशन के अंदर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। याद होगा काफ़ी लोगों को, कुछ लोगों को याद नहीं होगा। मैं एक बार और शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ कि अपन ये जानते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी क्वांटिटी अगर कांस्टेंट होती है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमेशा जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन मीन्स रेट ऑफ चेंज, और कांस्टेंट जो हो गया वो तो चेंज ही नहीं होता, और चेंज नहीं होता तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूं, ये कांस्टेंट सी का डिफरेंशिएशन किया मैंने टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, वहीं अपन ने ये देखा था कि भाई मान लो कोई भी क्वांटिटी क्या हो जाए, वो मैक्सिमम हो जाए, या कोई भी क्वांटिटी क्या हो जाए, वो मिनिमम हो जाए, तो मैक्सिमम भी एक फिक्स वैल्यू होती है, मिनिमम भी एक फिक्स वैल्यू होती है। मतलब कोई क्वांटिटी अगर मैक्सिमम हो जाए तो फिक्स, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, कोई क्वांटिटी अगर मिनिमम हो जाए तो फिक्स, एक कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई क्वांटिटी अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो जाए तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, और अगर उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई अगर किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जीरो है तो दैट क्वांटिटी इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। किसी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो या तो वो मैक्सिमम होगी और या फिर वो मिनिमम होगी। ठीक है, अब मेरे को मैक्सिमम या मिनिमम, वो आगे अपन एक और कंडीशन होती थी इसमें, वो कंडीशन लगा के मैक्सिमम और मिनिमम भी सेपरेट कर लेते थे, लेकिन उसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो मैं अभी बस इतना याद रखूँगा इस क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, वो जो कंडीशन है मैक्सिमम या मिनिमम सेपरेट करने वाली, वो मेरे ज़्यादा काम की भी नहीं है, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगी। ठीक है, अपन को इसी से काम चल जाएगा। अपन यही याद रखें कि कोई भी क्वांटिटी अगर मैक्सिमम या मिनिमम है, मैक्सिमम या मिनिमम दे रहा है किसी क्वांटिटी को, तो इसका मतलब उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बोल रहा है कि इनके बीच में मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है ना, उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बात आ गई समझ में। मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन अगर मैं लगाऊं तो मैक्सिमम कब होगा फोर्स, तब होगा जब फोर्स का डिफरेंशिएशन करो और वो क्या आए, जीरो आए। लगाऊं कॉन्सेप्ट, पहले तो फोर्स निकालो, तो इनके बीच में फोर्स, कूलॉम फोर्स लगेगा। ठीक, तो फोर्स की जो क्वांटिटी है, फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K
Q1 इज स्मॉल q, फर्स्ट वाला चार्ज, सेकेंड वाला चार्ज कैपिटल Q1 इज स्मॉल q, और लेट इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज r, तो r² हो गया मेरा। ठीक है भाई। अब क्या है कि सॉल्व कर लेता हूँ इसको, तो F इक्वल टू क्या हो गया, k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r², और माइनस का k Q² अपॉन r², ये इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है। अब अगर ये मैक्सिमम है जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में, F कैसा है, मैक्सिमम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है ना, F मैक्सिमम है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, क्योंकि रेस्पेक्ट में Q की टर्म है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई इसका डिफरेंशिएशन कर दो, आप करो तो F की वैल्यू पुट कर दी मैंने, k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन r², माइनस का k स्मॉल q² अपॉन r², डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0, जैसा क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम है तो डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। डिफरेंशिएट करो इसको, k q और r², ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, q का स्मॉल q के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है, x पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 आता है फॉर्मूला, q की पावर 1 का क्या हो जाएगा भाई, q की पावर 1 ही तो है, तो 1 इंटू q और 1 माइनस 1, तो 1 ही तो बचेगा। ठीक, माइनस का k अपन r² तो कांस्टेंट है, q की पावर 2 तो वही x पावर n, तो q² का x पावर n x n माइनस 1, तो क्या बचेगा भाई 2q, और डिफरेंशिएशन मस्ट बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसको अपन, k क्यू अपॉन r² इक्वल टू 2k अपॉन r², k से कैंसिल आउट हो गया, r² से r² कैंसिल आउट हो गया, तो q कैपिटल Q इक्वल टू क्या बचा 2 स्मॉल q, तो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q क्या बच गया भाई 2 अपॉन 1 बच गया। यही मेरे को फाइंड करना था, कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू, और वो कैपिटल Q अपॉन स्मॉल q की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2 अपॉन 1 आ गई। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई मैक्सिमम फोर्स तब अप्लाई होगा जब कैपिटल Q और स्मॉल q का रेशियो क्या होगा 2:1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। ठीक है, देखो भाई अपना नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, मतलब अपन ने क्या किया था, पहले फोर्स पढ़ लिया, दो चार्जेस के बीच में जो अप्लाई होता है कूलॉम ने बताया था, उस फोर्स की जो क्वांटिटी होती है, जो उसका मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है k q1 q2 अपॉन r²। तो अपन ने यहाँ से क्या है ओनली मैग्नीट्यूड निकाला था फोर्स का, और मैग्नीट्यूड निकाला था, तो फोर्स तो है एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ उसमें क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अपन ने डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की है ना, उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात नहीं की, तो अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे। तो देखो मैं ये लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या हुआ है कि ये दो चार्ज रखे हुए हैं, एक ये चार्ज q1 रखा हुआ है और एक ये चार्ज रखा हुआ है q2। ठीक है, ये चार्ज मैंने किसी भी सिस्टम के अंदर रख दिए, लेट इस रूम के अंदर रख दिए। इस रूम के अंदर मैंने क्या लेट कर लिया कि भाई चार्ज रखे हुए हैं दो, और दो चार्ज जो रखे हुए हैं वो इस प्लेन में रखे हुए हैं, और x और y प्लेन ये है। ठीक है, 3D में भी ले सकते हैं। ठीक है, अब लेट ये जो चार्ज q1 q2 हैं, ये चार्ज q1 q2 ये अपना ओरिजिन हो गया। ठीक, ओरिजिन से कोई ना कोई डिस्टेंस पे होंगे, अपन जो जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हमेशा कहाँ से करते हैं, ओरिजिन से करते हैं, है ना, यही तो करते हैं,
भाई अपन के जो डिस्टेंस होते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से होते हैं और उस पॉइंट को अपन जीरो लाइट करते हैं विच इज़ कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है ना, मेरा डिस्टेंस अगर 3 मीटर है तो ऐसा थोड़ी है कि 3 मीटर भाई कुछ डिफाइन तो होगा ना, फिक्स तो होगा किससे 3 मीटर है ना, उससे 3 मीटर उससे 3 मीटर उससे 3 मीटर किससे 3 मीटर, कोई एक पॉइंट तो होगा फिक्स, और जिस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन लेते हैं वो जीरो होता है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन है उससे Q2 का जो डिस्टेंस है वो R2 है और Q1 का जो डिस्टेंस है वो R1 है। वेक्टर फॉर्म में लूँगा तो ये पोजीशन वेक्टर Q1 का हो जाएगा R1 वेक्टर और Q2 का हो जाएगा R2 वेक्टर। लिया था पोजीशन वेक्टर 11th क्लास में पढ़ा था, कैसे लिखते थे कि भाई R वेक्टर इक्वल टू होता था पोजीशन वेक्टर, उसमें अपन किसी भी पॉइंट की स्पेसिफिक पोजीशन लेते थे। ठीक है, उसका डिस्टेंस लेते थे x एक्सिस से, y एक्सिस से, z एक्सिस से, और तीनों को मिला के जो वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे तब उसको अपन बोलते थे पोजीशन वेक्टर। ठीक, जैसे कोई भी पॉइंट है, ये एक चार्ज है इनमें से कोई सा वाला भी, लेट Q2 है, उसका जो डिस्टेंस है तो x की डायरेक्शन में i कैप, y की डायरेक्शन में j कैप, z की डायरेक्शन में k कैप, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा x i कैप, y j कैप और z k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अपन क्या करते थे, पोजीशन वेक्टर लिखते थे। ठीक है ना, तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया, तो इसका पोजीशन वेक्टर लेट R1 वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर लेट R2 वेक्टर है। लेट दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, Q2 Q1 को रिपेल करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि भाई फोर्स और रिपल्शन तो लगाएंगे, अपन को पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ईच अदर को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो Q1 तो Q2 को रिपेल करेगा और Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा। तो Q1 तो Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 लेट F21 वेक्टर लगाएगा। भाई फोर्स ऑन Q2 बाय Q1 तो F21 लेट कर लिया मैंने। ऐसे Q2 क्या करेगा, Q1 को रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, तो ये F12 वेक्टर मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई इसकी पोजीशन है R2, इसकी पोजीशन R1, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R2 माइनस R1, R21 लेट कर लिया मैंने। ठीक है, R21 लेट कर लिया, इधर से मेजर कर लो तो भी वही होगा डिस्टेंस, इधर से मेजर कर लो डिस्टेंस तो भी वही होगा। ठीक, तो ये R1 में से R2 माइनस करूँ, इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन माइनस करूँ, या इसकी पोजीशन में से इसकी पोजीशन माइनस करूँ, तो डिस्टेंस तो सेम आना है, तो R12 इक्वल टू R21, ये डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, सेम होगा। दोनों साइड किधर से भी अपन डिस्टेंस मेजर कर लें। अपन फोर्स की बात करें तो देखो, फोर्स ऑन Q1 की बात करें अपन, Q1 पे कौन लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q2 Q1 को रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स Q1 पे लग रहा है ऑन 1/2, मैग्नीट्यूड तो K Q1 Q2 और अपॉन में क्या हो जाएगा R²। डिस्टेंस 1 2 के लिए 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, एक ही बात है, दोनों इक्वल हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई ओनली, ये तो हो गया ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन जब अपन वेक्टर लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड लिखते हैं और मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखते हैं, उसका यूनिट वेक्टर, जिसको कैप वाले वेक्टर से अपन डिनोट करते हैं। कैप जिसको पहनाते हैं अपन, उसको अपन यूनिट वेक्टर बोलते हैं, और वो क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है किसी भी क्वांटिटी की। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर मैं F12 वेक्टर लिखूँ तो ये मैग्नीट्यूड के साथ मेरे को क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन क्या होगी कि भाई देखो 1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, 2 क्या कर रहा है, 1 को पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी फ्रॉम Q2 टू Q1। भाई Q2 क्या कर रहा है, Q1 को पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, 2 से 1 की साइड होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो फोर्स है वो 2 से 1 तक का डिस्टेंस क्या करेगा, कवर करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया R21 कैप। अब ये क्या 2 से 1 की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस भी मैं 2 से 1 की तरफ ही मेजर कर लूँगा, तो R21 स्क्वायर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, R12 स्क्वायर भी इसके इक्वली होगा क्योंकि डिस्टेंस है ये। ठीक है, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब देखो क्या है कि अपन ने ये R21 कैप इसकी डायरेक्शन डिनोट कर दी। अब डायरेक्शन डिनोट कर दी, 2 1 को पुश कर रहा है, तो डायरेक्शन क्या हो गई फोर्स की, 2 से 1 की साइड हो गई। अब क्या है, अपन ने देखो पढ़ा है भाई 11th में, ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड अपॉन ए कैप, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। यही से फॉर्मूला आ गया भाई, ए वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप, वेक्टर इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो R21 कैप है यूनिट वेक्टर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। अच्छा देखो ये स्क्वायर किसका है, ये भी R21 के मैग्नीट्यूड का ही स्क्वायर है जो फॉर्मूला में पहले से प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू मैं वहाँ पुट कर दूँ तो F12 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R21 इंटू R21 वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर है इधर, ये R21। इसका मतलब ये पावर 1 पावर 2 क्या हो जाएगा, R21 की पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो F2 की वैल्यू है फोर्स की वो होगी K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब इंटू R21 वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ मैं इसको। ऐसे ही मैं निकाल देता हूँ फोर्स किस पे, Q2 पे। किसने लगाया, Q1 ने। कितना, F21 ऑन 2 बाई 1, F21 से डिनोट कर दिया। वेक्टर लगा देता हूँ, मैग्नीट्यूड के Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है, 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो R12 स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैग्नीट्यूड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, R21 लिख दूंगा तो भी वही रहेगा। ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, फोर्स किस पे लग रहा है, 2 पे। कौन लगा रहा है, 1। पुश कौन करेगा, 1। किसको करेगा, 2 को। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, Q1 से Q2 की तरफ। भाई Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो Q1 विल पुश Q2, तो Q1 से Q2 की तरफ क्या आएगा, फोर्स का अपना डायरेक्शन आएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी R12 वेक्टर। आगे बात समझ में, इधर R21 सॉरी कैप आएगा, इधर R21 कैप क्योंकि 2 1 को पुश कर रहा था। इधर R12 कैप क्यों, क्योंकि 2 पे लग रहा है फोर्स, तो 1 2 को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, रिपल्शन हो रहा है, रिपल्शन लेट कर रहे हैं अपन, अट्रैक्शन भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो F21 वेक्टर इक्वल टू, यही फॉर्मूला लग जाएगा। यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और इनटू में क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर और अपॉन में क्या हो जाएगा, R12 पावर 1 निकल के इधर से ये क्या हो जाएगी, 2 पावर इधर है, क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, सॉल्व कर देते हैं इसको आगे अपन। ये अपना हो गया F21 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब और ये क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर। ठीक है, अभी R12 वेक्टर है मतलब फोर्स 1 अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, 2 पे। तो फोर्स का डायरेक्शन 1 से 2 की साइड है। ठीक है, वेक्टर जो है वो डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब मान लो इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज करना चाहूँ। लास्ट ईयर अपन ने पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन को अपन चेंज करना चाहें, इन्वर्ट करना चाहें, तो उसके लिए एक काम करते हैं अपन, क्या कि उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस साइन जो है वो इन्वर्ट डायरेक्शन को, अपोजिट डायरेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। वहाँ अपन ने देखा था कि भाई माइनस और प्लस साइन का वेक्टर में मतलब क्या है, वो डायरेक्शन को शो करते हैं। माइनस साइन अगर किसी वेक्टर के आगे लगा दिया, इसका मतलब अपन ने उसकी उल्टी डायरेक्शन को, इन्वर्ट डायरेक्शन को क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन को शो कर दिया। तो अगर मैं इसको R12 की जगह डायरेक्शन को R21 लिखूं तो लिख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये F21 वेक्टर इक्वल टू माइनस लगा दिया मैंने क्योंकि इधर डायरेक्शन चेंज कर दी। माइनस का K Q1 Q2 पर R12 क्यूब तो वही रहेगा, इधर 1 2 की जगह मैंने 2 1 कर दिया, डायरेक्शन चेंज करते ही वेक्टर के क्या आ गया, माइनस आ गया। ठीक है, अच्छा ये भी 2 1 लिख दूँ, 1 2 लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही है दोनों। ठीक, तो देखो K Q1 Q2 R21 क्यूब और R21 वेक्टर किसकी वैल्यू है, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू है किसकी, F12 वेक्टर की। तो अगर इक्वेशन 1 से मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो F21 वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब और R21 वेक्टर ये है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है माइनस का F12 वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक तो F21 और F12 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब
इनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। इसका मतलब कूलॉम फोर्स जब लगेगा दो चार्जेस के बीच में, तो जो फोर्स अप्लाई होंगे दोज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और ये कौन किसका स्टेटमेंट था, ये न्यूटन के थर्ड लॉ का स्टेटमेंट था। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो कूलॉम लॉ है वो न्यूटन के थर्ड लॉ विच इज़ एक्शन रिएक्शन, ये एक्शन ये इसका रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करता है कूलॉम का लॉ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम लॉ। और यहीं अपन ने ये प्रूव कर दिया कि कूलॉम का लॉ जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन को वेरीफाई करता है। देखो भाई, ये नेक्स्ट क्वेरी मेरे को सेंड की किसी ने, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ फोर्स इफ फर्स्ट मेरे को दे रखा है कि Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 और सेकंड दे रखा है इसमें Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है मेरे को, ये बोल रहा है मेरे को कि भाई मेरे को नेचर ऑफ फोर्स फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, एक बार तो तब बताना है जब Q1 इंटू Q2 देयर आर टू चार्जेस, वो दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। और एक बार नेचर ऑफ फोर्स मेरे को तब बताना है जब Q1 इंटू Q2 दो चार्जेस का प्रोडक्ट क्या है, लेस देन 0 है। ठीक है, तो देखो पहले तो जो लिखा हुआ है उसको अपन समझें। जब अपन से ये बोल रहा है कि भाई Q1 और Q2 देयर आर टू चार्जेस और उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 नंबर लाइन पे जो ग्रेटर देन 0 होता है वो पॉजिटिव नंबर होता है और लेस देन 0 नेगेटिव नंबर होता है, पता है अपन को। इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर Q1 इंटू Q2 इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा होगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो 9th-10th क्लास में मैथमेटिक्स में अपन ने पढ़ा है कि भाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव इंटू नेगेटिव करें तो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करें तो नेगेटिव आएगा और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ऐसा पढ़ा है अपन ने मैथमेटिक्स के अंदर। दो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव क्वांटिटी आती है, दो नेगेटिव क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्वांटिटी को प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी अपन को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ मेरे को क्या बोल रहा है कि भाई Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि भाई पॉजिटिव तब आ सकता है कि या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। तो या तो दोनों पॉजिटिव हों, Q1 भी पॉजिटिव Q2 भी पॉजिटिव, या फिर दोनों नेगेटिव हों, Q1 भी नेगेटिव और Q2 भी नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि बोथ आर लाइक चार्जेस। भाई पॉजिटिव केस तभी बनता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तभी पॉजिटिव आ सकता है रिजल्ट। इसका मतलब ये हो गया कि बोथ आर लाइक चार्जेस। और अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो अपन जानते हैं लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। इसका मतलब ये होगा कि भाई Q1 और Q2 के बीच में जो भी फोर्स लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, रिपल्सिव नेचर होगा। आ गई बात समझ में? क्यों होगा? क्योंकि दोनों कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेकेंड वाले पे चलते हैं। Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है दैट इज लेस देन 0, दैट मीन्स Q1 और Q2 जो है लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आना चाहिए रिजल्ट। और रिजल्ट नेगेटिव कब आता है, जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मतलब दोनों का नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अनलाइक चार्जेस होने चाहिए। मतलब या तो माइनस Q1 इंटू प्लस Q2 होना चाहिए या फिर प्लस Q1 इंटू माइनस Q2 होना चाहिए, तभी क्या आएगा, तभी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव तभी आएगा जब दोनों कैसे होंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे। और अनलाइक चार्जेस अगर होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो नेचर कैसा होगा इनका, अट्रैक्टिव नेचर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि भाई Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 होगा तो नेचर विल बी रिपल्सिव, एंड Q1 Q2 लेस देन 0 होगा तो नेचर विल बी अट्रैक्टिव। ठीक है, आ गई होगी बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन।